अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे पर हुकूमत को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना है। इसके साथ साथ इमरान खान भी हुकूमत, अदलिया और फौज पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। खासतौर पर फौज और अदलिया को बराह रास्त पैगाम दे रहे हैं। आज भी इमरान खान ने बुनेर में जलसा किया, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, साथ ही अदलिया और फौज पर भी दबाव बढ़ाया। एक बार फिर सोवियत यूनियन की मिसाल देकर कहा कि मैं न्यूट्रल से कहना चाहता हूं कि क्या जरदारी और नवाज शरीफ मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। इमरान खान ने कहा कि आज कोशिश की जा रही है कि गद्दारी का मुकदमा करके मुझे रास्ते से हटाया जाए। इससे पहले भी इमरान खान इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसका कह चुके हैं कि हमें रास्ते से ना हटाया जाए। फिर ये कह चुके हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे रास्ते से हटाया जा सकता है। अब वो कह रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा बनाकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश हो रही है। हमारे मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। बार बार सोवियत यूनियन की मिसाल देता हूं, जब सोवियत यूनियन की माशत जब वो नीचे गई तो मुल्क टूट गया। तो मैं आज अपने न्यूट्रल्स को ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, सबसे पूछता हूं मैं, सरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? वो लोग जो जिनका है सब कुछ है। सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, तो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाए गद्दारी का मुकदमा करके। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा इस वक्त के यजीदों का। इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद से वापस जाते हुए कहा था कि वो 6 दिन बाद अगला लाएअमल देंगे। 6 दिन पूरे होने के बाद परसों कहा कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां से फैसला आने के बाद लाएअमल देंगे। फिर कल कहा कि हफ्ते के रोज दीर में आइंदा का लाएअमल देंगे, लेकिन अब आज कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, मगर अब हमारे वकीलों ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों की वजाहत होनी चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि 25 मई को तहरीक इंसाफ की रैली के दिन इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को दिए गए फैसले में DGISI, DGIB, सेक्रेटरी दाखिला और इस्लामाबाद के IG और चीफ कमिश्नर से 7 सवाल किए हैं और उन्हें जवाबात के लिए 7 दिन दिए थे। इस बारे में इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपील की और कहा कि जो कमेटी बनाई है इसमें सरकारी अराकीन है, इसमें सिविल सोसाइटी नुमाइंदे भी लें, जब तक दोनों तरफ से राय ना मिले तो जज फैसले नहीं करता। हम इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताकि मैं अनाउंस करूं, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसला एक ऐसा आया कि मेरे वकीलों ने आज मुझे बताया कि थोड़ी आपको इंतजार करनी पड़ेगी, क्योंकि उस फैसले में कई ऐसी चीजें हैं जो भी उसकी वजाहत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर पैगाम देना चाहता हूँ अपनी सारी कौम के सामने, जो आपने कमेटी बनाई है, मैं अपने जजेस से यहाँ अपील करता हूँ कि उस कमेटी के अंदर, वो सारी सरकारी कमेटी है, उसके अंदर मेहरबानी करें, बड़े एहतराम से मैं कहता हूं कि कोई सिविल सोसाइटी से लोगों को डालें ताकि आपको दूसरी तरफ से पता तो चले उन्होंने किया क्या हमारे साथ। अगर आप सारे सरकारी कमेटी बना देंगे तो वो तो आप बेहतर है, सुप्रीम कोर्ट तो बेहतर जानता है कि जब तक दोनों तरफ से राय ना मिले तो फैसला नहीं जज करता। एक तरफ हुकूमती फैसले महंगाई बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं और अदलिया और फौज पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब, जिन्होंने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और भाई साहब, जाहिर है फाइनली मुश्किल फैसले ले लिए, ओनरशिप भी ले रहे हैं, आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से की, मगर क्या आप दोबारा सोच रहे हैं कि बेहतर था कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए जाना चाहिए था? एक तरफ डिफॉल्ट है तो दूसरी तरफ महंगाई का तूफान है, तीसरी तरफ इमरान खान है। मुश्किल फैसले हुकूमतें पहले साल में ले सकती हैं, आखिरी साल में तो इलेक्शन ईयर होता है, आप मकबूल फैसले लेते हैं, मगर आपका पहला साल ही आखिरी साल बन गया, इसलिए फंस गए। देखिए, आज मकबूलियत गैर मकबूलियत की बात नहीं है, आज मुल्क का फैसला है। एक तरफ सियासी मुफाद होता है, एक तरफ मुल्क के मामलात होते हैं, और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क के मामलात को तरजीह दी है। बिल्कुल यकीनी तौर पर सबसे आसान काम यही था कि आप ये इमरान खान का तमाशा देखते रहें, मईशत को तबाह होते देखते रहें, मुल्क को डूबता हुए देखते रहें और अपनी सियासत को बरकरार रखने की कोशिश करें। एक फ़ैसला लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और कोलिशन पार्टनर्स ने, और अब इंशाअल्लाह ये टर्म पूरी करेंगे और मुल्क की हालात को इस्तेहकाम देंगे। मुश्किल फ़ैसले हमने कर दिए हैं और ये ऐसे फ़ैसले थे जिसमें कोई चॉइस नहीं थी।
जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा है, इसमें हमने 3 हफ्ते हर तरीके से हर पहलू से इन मामलों को देखा, लेकिन कोई चॉइस और नहीं थी सिवाय इसके कि पेट्रोल डीज़ल की कीमत जो है वो कीमत ख़रीद के मुताबिक की जाए। इसमें कोई हुकूमत टैक्स नहीं ले रही, कोई और रकम नहीं बना रही, सिर्फ कीमत ख़रीद के करीब कीमत फ़रोख्त को लाया गया है। ये मुश्किल फ़ैसले हैं, दीगर भी आपको मुश्किल फ़ैसले कर कर जो 4 साल की मईशत की तबाही है, अब मईशत को इस्तेहकाम देना पड़ेगा, लोगों को एतमाद देना पड़ेगा। जो आपके लेंडर्स हैं, मल्टीलैटरल इदारे हैं, बैरूनी इदारे हैं, उन सबको आपको कॉन्फिडेंस देकर मुल्क के हालात को बेहतर करना पड़ेगा। वैसे अगर हुकूमत खुद भी कॉन्फिडेंट होगी, क्योंकि इमरान खान ढकी छुपी नहीं रख रहे हैं, आज भी उन्होंने वाज़े तौर पर फौज को कहा, न्यूट्रल से मुखातिब करते हुए, कि भाई जो सोवियत यूनियन है वो वाला हाल पाकिस्तान का हो सकता है। वो पहले इंटरव्यू में कह चुके हैं 3 टुकड़े हो सकते हैं, फौज तबाह हो सकती है, मईशत तबाह हो गई तो जो है वो फौज भी तबाह होगी। तो ये सारे के सारे मामला वो बार बार उनसे कह रहे हैं कि वो मुदाखलत करें। आपको लगता है वो मुदाखलत नहीं करेंगे? या कॉन्फिडेंस आपको है कि आप अगले साल तक रह जाएंगे अगर कीमतें इतनी बढ़ रही होंगी? देखिए, जो आदमी मुदाखलत से आया हो मुदाखलत की बात ही करेगा। इमरान खान तो 4 साल का हिसाब दे ना, उसने मुल्क के अंदर किया क्या है। आज जो मुल्क के माशी हालात हैं, जो फैसले गलत फ़ैसलों से, करप्ट फ़ैसलों से, फ़ैसले ना करने से, कोताहियों से, नालायकी से जहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये मामूली हालात नहीं है, गैर मामूली हालात हैं। तो आज मुल्क की ज़रूरत ये है कि हम इन मसाइल को हल करें। आज सियासत का वक्त नहीं है। मैं माज़रत से कहूँगा, आप सियासत की कोशिश कर लें इमरान खान साहब, आपको इससे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि आज लोग समझते हैं कि हालात क्या हैं, और आज लोग समझते हैं कि मुल्क को मुश्किल फ़ैसले चाहिए, उन्हीं से मुल्क के मामलात, मईशत को, मुल्क के मामलात को इस्तेहकाम मिलेगा। नहीं, मगर भाई साहब देखिए, लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और सर्वेज होते थे, वो सबसे बड़ा मसला ना करप्शन बताते थे, ना कोई और बात, ना GDP ग्रोथ, ना करंट अकाउंट डेफिसिट, कुछ नहीं, महंगाई। वो कहते थे महंगाई की वजह से, और हुकूमत इसलिए अनपॉपुलर थी। तो लोग, आप ये कह रहे हैं कि समझते हैं, लोग महंगाई भुगतते हैं, और वो जब भुगतेंगे तो आपके ऊपर दबाव आएगा, और इदारों पर साथ दबाव डाल रहे हैं इमरान खान साहब। और इस मुल्क की ग्राउंड रियलिटी, आप तो वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको तो पता है आपके वज़ीर आज़म होते हुए कैसे बलूचिस्तान से आपकी हुकूमत फारिग हो गई थी। तो ये कैसे आपको यकीन है कि मुदाखलत नहीं होगी और आप कर पाएंगे हुकूमत? देखिए, अगर मुदाखलत ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है तो बेशक मुदाखलत हो जाए, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने तो मुल्क की बात करनी है। अगर मैं सियासत करता हूँ तो मैं सिर्फ सियासी मुफाद के लिए सियासत नहीं करता, मैं तो मुल्क के मुफाद के लिए सियासत करता हूँ। हमारी जमात ने हमेशा ये साबित किया है कि हमने मुश्किल फ़ैसले करके मुल्क के मामलात को इस्तेहकाम दिया है, हमेशा मुल्क के मुफाद की बात की है, हमने कभी सियासी मुफाद की बात नहीं की। आज इमरान खान को निकले हुए 6 हफ्ते नहीं हुए, हर बात उसकी सियासी, अपने सियासी मुफाद के लिए है, हर बात उसकी अपनी ज़ात के लिए है, हर बात उसकी अपनी सियासत में कुछ हासिल करने को है, अपनी खोई हुकूमत के रोने धोने पर है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। आज आपके मुल्क के मामलात आपके सामने हैं, इनको हल करने की ज़रूरत है, और आज इसका कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसकी एक वसी बुनियाद है, वो फैसले, मुश्किल फ़ैसले करे, मुल्क को इस्तेहकाम दे और फिर टर्म पूरी करके इलेक्शन में जाए। इसके अलावा आज मुझे कोई और मुल्क का हल नज़र नहीं आता। इंतशार और निफाक में मुल्क के मामलात का हल नहीं है। अच्छा, दूसरी उम्मीद वो अदालत से लगाए हुए हैं। अब जाहिर एक ज़माना था 2016-17 में जब सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, और उस JIT में भी सारे सरकारी अराकीन थे, मगर इमरान खान साहब उसके फैसले से बड़े खुश हुए। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को उनकी रैली से मुताल्लिक 7 सवालात के 7 जवाब मांगे हैं मुख्तलिफ इदारों से, जिसमें DG ISI भी शामिल हैं। मगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सारे सरकारी अरकान हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी होने चाहिए। वो अदलिया पर भी बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि अदालत भी हमारे लिए रास्ता हमवार करे कि हम प्रोटेस्ट कर सकें इस हुकूमत के खिलाफ। तो आपको कोई डर नहीं है कि अदालत से भी कोई ऐसा फैसला ना आ जाए कि जो आपकी हुकूमत को हिला के रख दे? जी देखें, सियासी हुकूमतें सियासी मामलात से नहीं घबराती। इमरान खान साहब एहतजाज करना चाहते हैं, बड़े शौक़ से एहतजाज करें, लेकिन अगर वो मुल्क में निफाक डालेंगे, वो दारुल हुकूमत या मुल्क को पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, वो मुल्क के अंदर खाना जंगी की धमकियाँ देंगे, तो फिर हुकूमत रियासत को कुछ करना पड़ता है, तो वो करेगी रियासत, क्योंकि आप ये निफाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वही आदमी है जो आज से 6 हफ्ते पहले हुकूमत में था, उस वक्त उसको ये सब बातें याद नहीं थी। आज उनको ये सब बातें, जमहूरियत भी याद आ गई, अदालतें भी याद आ गई, इलेक्शन कमीशन भी याद आ गया, पार्लियामान भी याद आ गया। ये वही आदमी है जिसने हर इदारे को मुल्क में तबाह किया है, हर इदारे को गाली निकाली है,
और आज वही कैफियत फिर बनाए हुए हैं। मगर भाई तो साहब, आज मैं फिर गुजारिश करूंगा, आज हम सब की जिम्मेदारी है कि बात मुल्क की करें, बात मुल्क के मसाइल की करें। अगर मुल्क का मसाइल एक दूसरे को गाली देने से हल होते हैं, मैं भी खुशी से तैयार हूँ। अगर मुल्क के मसाइल का हल निफाक और इंतशार में है, चले उस तरफ चलते हैं। आज मुल्क के मसाइल के हल की ज़रूरत है, अपने ये छोटे मोटे सियासी मामलात अपनी नाक से आगे देखने की ज़रूरत है। नहीं, मगर भाई साहब उसके लिए बड़ा लाजमी है ना कि आप सारे के सारे मिलकर फैसला करें। 15 फरवरी तक जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बैनुल-अक़वामी मार्केट में इजाफा हो रहा था और यहाँ पाकिस्तान में इजाफा होता था, तो आप लोग भी यही सियासत कर रहे होते थे। आप लोग कौन सा मुल्क का सोच रहे थे? इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं। हालांकि बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में इजाफा हुआ है, आप कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, सब्सिडी पास ऑन कर रहे हैं, प्राइसेस को पास ऑन कर रहे हैं, मगर वो भी वही कर रहे हैं जो आप उनके साथ करते थे। नहीं शाहजेब साहब, एक बड़ा फ़र्क है। इससे पहले आपके पास गुंजाइश मौजूद होती थी प्राइस इंक्रीज़ को एब्जॉर्ब करने की। आपके पास पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होती थी जो 30 रुपये तक रही है। आपके पास 17% का सेल्स टैक्स होता था। तो उस वक़्त तेल की कीमत बढ़ती थी 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये। आपके पास गुंजाइश होती थी कि उसमें से पूरा एब्जॉर्ब कर लें, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लें या पास ऑन कर दें। ये जो इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में फैसला किया कि हम 10 रुपये कीमत भी कम कर रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी भी ख़त्म हो गई, सेल्स टैक्स भी ख़त्म हो गया और प्राइस फ्रीज कर दी, इसने आपकी मईशत पर जो बोझ डाला है वो मईशत की तबाही का बायस बन सकता था। तो आज ये जो आप प्राइसेस हैं, आज भी पाकिस्तान की ने अपनी तारीख में कभी कीमतें ख़रीद से कम पर पेट्रोल डीजल फ़रोख्त नहीं किया, दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता। तो आज सिर्फ हम पेट्रोल की कीमत को कीमतें खरीद पर ला रहे हैं, कोई अजाफी अवाम पर टैक्स नहीं लगा रहे। माजी में गुंजाइश थी, इसलिए तनकीद होती थी कि आप ये जो इंक्रीज है इसको बर्दाश्त कर सकती है हुकूमत। आज हुकूमत बर्दाश्त करने के अंदर कोई चॉइस नहीं है आपके पास। वैसे मगर मसला ये है कि क्योंकि इन फैसलों में आपने भी देर की है, अब हुआ यह है कि मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक नेगेटिव कर दिया है। हालांकि आप लोगों ने जो कल रात फैसले किए उससे IMF के प्रोग्राम की बहाली की तरफ आप बढ़ रहे हैं, मगर हमने देखा आज के स्टॉक मार्केट में कोई 925 पॉइंट्स की मंदी हुई है। हमने देखा कि आज रुपया गिरा है। तो जो फैसले देर से आपने किए हैं और आप उम्मीद दिला रहे हैं आवाम को कि कुछ महीने की मुश्किलात आएंगी, उसके बाद हम मईशत को मुस्तहकम कर देंगे, मतलब लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी ये इस्तेहकाम आने वाला है। लगता है जैसे मुल्क को तरक्की की सूरत में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा GDP की, और महंगाई की सूरत में आवाम को भी बहुत लंबा भुगतना है अभी। जी, तो ये हुकूमत ने करना होता है ना, ये मामला खुद ब खुद तो ठीक नहीं होंगे। आप मुश्किल फैसले करके करेंगे। हमने कोशिश की 3-4 हफ्ते कि हम कोई हल निकाल लें कि किसी तरह आवाम पर बोझ कम से कम हो, लेकिन इसके अंदर कोई चॉइस मौजूद नहीं थी। वो फैसले हो गए। अब जब हम IMF प्रोग्राम हुआ है, हमने सिर्फ IMF प्रोग्राम को नहीं तोड़ा, इस पिछली हुकूमत ने, हमने मुल्क की मईशत पर जो बोझ डाल दिया वो मुल्क की मईशत की तबाही का बायस बन सकता था। कोई मुल्क की मईशत जो है वो 2,500 अरब का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसमें से आधी जो रकम हो वो डायरेक्ट आपको एडिशनल कर्जा लेना पड़े। ये मुमकिन नहीं है कि आप ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकें, इसलिए मुश्किल फैसले किए गए हैं। आप ये बहस कर सकते हैं कि वो फैसले 2 हफ्ते पहले होने चाहिए थे, यकीनन, लेकिन हमने हर रास्ता देखा। जब कोई और रास्ता नहीं था, हमने कहा ठीक है, हम मुश्किल फैसला करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मूडीज़ का नेगेटिव इसलिए आया है कि जो मुल्क भी IMF प्रोग्राम के अंदर हो, जो मुल्क भी अजाफी कर्जे लेता हो, जो कि तमाम मुमालिक करते हैं, तो आप पेट्रोल पंप पर 20-25 मिलियन डॉलर हर रोज़ नहीं बांट सकते। ये बिला तफरीक, जिसे हम सब्सिडी वो होती है बजट में गुंजाइश हो, यहाँ कोई बजट में गुंजाइश नहीं थी, हम बांटे जा रहे थे। वो बात अब ख़त्म कर दी गई है और हमें भी टारगेटेड सब्सिडी होगी। सास जो तबके हैं उनको कुछ रकम दी जाएगी कि वो इस फैसले के असरात को बर्दाश्त कर सकें। इस तरह करके आपने मुल्क के मामलात को दुरुस्त करना है, मईशत को इस्तेहकाम देना है और बात को आगे लेकर जाना है। यकीनन इसके अंदर सियासी नुकसान होता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सियासी नुकसान मुल्क के नुकसान से कभी भी आप उसको तरजीह नहीं दे सकते। वैसे मगर अगर ये पीरियड प्रोलॉन्ग करेगा, मुश्किलात का पीरियड प्रोलॉन्ग करेगा, तो अगले साल इलेक्शन है, अगर आपके पास अगले बजट तक भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको लगता है कि आप ये जो कह रहे हैं कि हम मुल्क की मईशत को सही रास्ते पे लाने के लिए कर रहे हैं, या आप अगले साल भी कर पाएंगे, या आप भी वही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे और फिर एक एक्सपेंशनरी बजट दे रहे होंगे और मईशत को फिर मुश्किलात में ही छोड़ के जा रहे होंगे इलेक्शन जीतने के लिए?
देखिए वो तो आपको वक्त बता देगा ना कि हमारी क्या पॉलिसीज़ रही हैं। हमने माजी में भी हुकूमत की है, हमने कभी भी इस किस्म की पॉपुलिस्ट फैसले करके वक्ती तौर पर मुफाद हासिल करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तो इमरान खान साहब आपके सामने हैं जो अपने आखिरी दिन भी एक ऐसा फैसला करके गए जिसकी ना काबीना की अप्रूवल है ना कोई समरी है, सिर्फ एक शख्स की बात पर यह सारा फैसला हुआ और उसने आज मुल्क पर जो बोझ डाला है उसका आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं उसके असरात क्या थे, और इस फैसले को रिवर्स करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया गया है। इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे और हमें पूरा यकीन है कि हम जहाँ पर हमने मामलात लिए हैं इससे बहुत बेहतर हालात में हम इलेक्शन में इंशाल्लाह जाएंगे। वैसे अब ज़ाहिर इमरान खान साहब मुख्तलिफ साजिशों का बारहा जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें साइडलाइन करने की, खेल से बाहर करने की साजिश हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि गद्दारी के मुकदमे के जरिए मुझे बाहर करना चाहते हैं। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को इस हवाले से एड्रेस भी किया। आज आपकी हुकूमत क्या सीरियसली कंसिडर कर रही है और आपको लगता है इसका कोई फ़ायदा हो सकता है किसी डेमोक्रेटिक लीडर को और पॉपुलर लीडर को गद्दारी के मुकदमे के जरिए बाहर करना? आप क्या ये ऑप्शन सोच रहे हैं और आपको लगता है कोई कामयाबी हो सकती है आपको इसमें? देखिए मेरा नहीं, मैंने गद्दारी के मुकदमे का कोई नहीं सुना। हालांकि आइन तोड़ने की बात बड़ी वाज़ेह है इमरान खान साहब की, मुल्क के सदर की, मुल्क के स्पीकर की, कि जिस तरह उन्होंने आइन को तोड़ा है वो सबके सामने हुआ है, वो ढकी छुपी बात नहीं है। और इमरान खान साहब वो आदमी हैं जिन्होंने इस मुल्क के मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर को, राना सनाउल्लाह साहब को 15 किलो हीरोइन डालकर अरेस्ट करवाया था। ये बात भी ढकी छुपी नहीं है। ये वही आदमी है जिसने इस मुल्क कि अपोजिशन के हर लीडर को उसने जाली मुकदमे नैब से बनवा कर बग़ैर किसी सबूत के अरेस्ट करवाया। तो हमने वो खेल नहीं खेलने, लेकिन अगर कोई ऐसी बात कोर्ट कंसिडर करते हैं किसी के खिलाफ केस बनाना, हम इन खेलों में नहीं पड़ना चाहते। हमारे सामने मुल्क के इससे बड़े मामलात मौजूद हैं, मुल्क की मईशत के हालात मौजूद हैं, मुल्क के अंदर जो आज तफरीक है, जो निफाक है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इंतशार को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारे सामने तो इससे बड़े मामलात हैं। इमरान खान साहब को अवाम भुगत देख लेंगे जब ये वहाँ पर गए, लेकिन वो शख्स जिसने इस मुल्क की हर कानून को तोड़ा, इस मुल्क के पार्लिमान को तबाह किया, इलेक्शन कमीशन को तबाह करने की कोशिश की, नैब को इस्तेमाल किया, आज वो ये बात करे कि मुझे ख़तरा है, तो ये से बड़ी जाती मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन ये मामलात ऐसे नहीं है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन मामलात में पड़ती है, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई उनको ख़तरा है। बहुत शुक्रिया शाहिद खान भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं ऐसी कोई हमारा इरादा नहीं है क्योंकि गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा और कि गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बनाया जा रहा होगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ये हो क्या रहा है कि इमरान खान साहब कामयाब हो रहे हैं और जो हालिया इजाफा है कीमतों में उससे उनको मज़ीद ताकत मिल रही है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। इमरान खान जलसे पे जलसे कर रहे हैं, मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं, फौज को बराह रास्त मुदाखलत का कह रहे हैं, अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं और हुकूमत पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं जो पहले ही अब मौजूदा कीमतों में इजाफे के बाद दबाव में नजर आ रही है। क्या सूरत हाल हो रही है? सीनियर साहब तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब और सैयद तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब, आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो भी कर रहे हैं कैलकुलेटेड कर रहे हैं और जो हुकूमत ने प्राइसेस में इजाफा किया है, अब अवाम की भी सिंपथीज उन्हें मिलेंगी और वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़े हैं आपके ख्याल में, अगर उनकी सियासी स्ट्रैटेजी को देखें? देखिए, इमरान खान की सियासी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि मैं हर वक्त बोलता रहूं, ख़बरों के अंदर रहूं और ऐसी बातें करता रहूं कि लोग शशदर रह जाएं। वो स्ट्रेटजी जो है उनकी जब वो पहले अपोजिशन में थे तब भी चल रही थी, 2014 के धरने के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब भी चल रही थी, जब वो निकाले गए तब भी चल रही है, फिर जब उन्होंने इस्लामाबाद पर अपनी तरफ से लश्करकशी की सियासी तौर पर तब भी चली और अब भी चल रही है। तो मुझे तो उसके अंदर कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आती। ये ज़रूर है कि अब वो अदलिया की तरफ इतनी मरतबा रुजू कर चुके हैं, आज के जलसे में भी उन्होंने रुजू किया, तो मुझे लगता है कि वो इनकलाब बज़रिया अदालतें लाना चाहते हैं। ये एक बड़ी तब्दीली आई है हुकूमत का। जहाँ तक आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए 2 माह मुश्किल हैं। अगर इमरान खान चाहें तो लोगों का जो सेंटिमेंट है उसका वो इस्तेहसाल करके सियासी तौर पर अपनी स्ट्रेटजी को एक नया रुख दे सकते हैं, लेकिन इमरान खान उस तरफ जाएंगे नहीं। उनका बस दिल इसी पर अटका हुआ है कि मुझे क्यों निकाला और अदलिया और फ़ौज जो है मुझे किसी तरीके से वापस ले आए। मगर तलत साहब, ये जो इदारे हैं जाहिर है वो फ़ौज के ऊपर भी जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अदलिया पर भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं और एक तरीके से बाकायदा एक मेथड के साथ बढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई होती है, हुकूमत पर दबाव बढ़ता है तो इदारों भी दबाव नहीं बढ़ेगा और हुकूमत को खतरात नहीं पैदा होंगे?
देखें, हुकूमत के ऊपर इस वक्त जो दबाव है उसके अंदर यकीनन तुंदी आई है, तेज़ी आई है। बहुत बड़ा पेट्रोल बॉम्ब जो है वो गिराया है इन्होंने। लेकिन अगर हुकूमत अपना बयानिया दुरुस्त रखे और आने वाले दिनों में वो मईशत को संभालती हुई नज़र आए, IMF के साथ में बताया गया, मिफ्ता साहब फरमा रहे थे कि उनकी तरफ से पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। फिर चाइना ने भी $2 बिलियन की रिलीफ दी है, सऊदी अरब से पैसे आएंगे। तो अगर आपको इकॉनमी का स्ट्रक्चर संभलता हुआ नज़र आएगा तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान का जो बयानिया है वो इदारों पर दबाव का बायस नहीं बनेगा, क्योंकि सबको समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है। हाँ, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो इमरान खान अवाम की जो सेंटिमेंट है उसका इस्तेहसाल करते हुए और इदारों पर दबाव बढ़ाते हुए अपना बयानिया ज़्यादा मौसर बना पाएंगे। साफी साहब, ज़ाहिर है इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। 2018 के इंतखाबात कैसे हुए, उसके बाद के जो हालात वाक़यात हुए, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। खान साहब अगर ये कर रहे हैं और ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं और पब्लिकली कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जानते बूझते कर रहे हैं, फितरत को जानते बूझते कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं इस्लामाबाद पिंडी में जो माहौल बन रहा है, इमरान खान उसको समझ बूझ के साथ ये दबाव बढ़ा रहे हैं और उनको फ़ायदा हो सकता है? नहीं, देखिए, मसला ये था कि इमरान खान साहब तो जिस तरह मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि मैकियावेली को पढ़ते हैं और मैकियावेली के वो पैरोकार हैं और वो उस इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन अफसोस कि उन्होंने इमरान खान साहब को पहचानने में गलती की थी। आजकल वो उनकी तरफ से या उनके हमनवाओं की तरफ से फ़ौज के ख़िलाफ़ ये ट्रेंड चल रहा है कि जी वो कौन था जिसने ये किया। तो अब पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कि वो कौन था जिसने इमरान खान के लिए लाहौर और कराची के बड़े जलसे कराए 2010 में। वो कौन था जिसने उनकी पार्टी में जहांगीर तरीन, अलीम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद, इन सब को शामिल किया। वो कौन था जिसने उनके लिए RTS फेल करवाया। वो कौन था जिसने इमरान खान की खातिर नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, मजहबी जमातों की, कौम परस्तों की सब की दुश्मनी मोल ली। वो कौन था जिन्होंने इमरान खान की खातिर मीडिया के हाथ मरोड़े। वो कौन था जिन्होंने नैब को उनके लिए हक़ में इस्तेमाल किया। लेकिन उन तमाम खिदमात का सिला इमरान खान साहब ने उनको क्या दिया? वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और ऐसी बातें जो कभी बड़े माजी में जो पख्तूनिस्तान और सिंधु देश के दावेदारों ने भी नहीं की थी। कभी वो पाकिस्तान की तकसीम की धमकियां देते हैं, कभी वो फ़ौज की तकसीम की धमकियां देते हैं। तो उन्होंने पहले मिन्नत तरला, कभी ब्लैकमेलिंग। तो मेरे ख़्याल में ये तदबीर उनकी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज इमरान खान जैसे लोगों से ब्लैकमेल होने वाली नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि शुरू में वो कुछ हमारे जो रिटायर्ड जर्नल साहब जिनका इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे से बड़ा शोर उन्होंने मचाया हुआ था, तो अब उन्होंने जब इमरान खान की ये हरकतें देख ली कि वो कानून शिकनी किस तरह कर रहा है, वो ज़ाती गरज के लिए पाकिस्तान को किस तरह दाव पे लगा रहा है, वो फ़ौज में भी किस तरीके से फूट डालने की एक नाकाम और मनहूस साजिश कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में उनका ये हरबा कामयाब हो गया। दूसरा, वो बैसाखियों और दरपर्दा सपोर्ट की सियासत के आदी हो चुके हैं। वो अपने तय कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने माजी में धरने किए थे तो सरेआईना उनका अक्स था, पसआईना कोई और था। वो हुकूमत भी जब उनसे वो बैसाखी हट गई तो वो चंद महीने अपनी हुकूमत नहीं बचा सके। इसलिए कुछ दिनों का ववेला होगा। अब भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसके वसाइल को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी ख़ुद उनके लिए वो उल्टी पड़ेगी, जिस तरह ये तब्दीली उल्टी पड़ गई है। और अब वो अगर अदलिया को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं तो कुछ अरसे तक ब्लैकमेलिंग की कोशिश कामयाब होती है, लेकिन आखिर में वो उलट के सामने आता है। तो साहब, इस सारी की सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है हाउस कितना इन ऑर्डर है वो उस वक्त पता चलता है जब दबाव आए, अनपॉपुलर फैसले हों, महंगाई हो, आवाम का प्रेशर आए मुख्तलिफ हलकों में। हुकूमत का अपना हाउस आपके ख्याल में इन ऑर्डर है और रह पाएगा? ज़ाहिर लंदन का फैक्टर है, नवाज शरीफ साहब का, मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ, फिर इतने सारे इत्तेहादी। वो हाउस इन ऑर्डर है कि हाँ जी हमें करना है अगस्त 2023 तक, चाहे कितने भी मुश्किल फैसले हों? मेरे ख्याल में जो बुनियादी मामलात हैं उन पर तो आपको हाउस इन ऑर्डर नज़र आता है। मईशत के ऊपर क्या फ़ैसले करने हैं, आपने देखा होगा कि
कुछ हफ्तों से बहस चली कि इसहाक डार साहब की तजावीज़ जो हैं उनको हम उन पर अमल दरामद करें या मिफ्ता इस्माइल का जो फ्रेमवर्क है, जो IMF का मुआहदा है जिसको इम्प्लीमेंट आपने करना है, उस पर अमल दरामद करें। तो अब वो भी सेटल डाउन हो गया, मिफ्ता इस्माइल वो लीड रोल के अंदर हैं। ये भी सोचा जा रहा था कि मरीम नवाज़ का बयानिया और नवाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ का बयानिया मुख्तलिफ है, वो भी आपको हाउस इन ऑर्डर होता हुआ नज़र आता है। पंजाब के अंदर सदर मुमलिकत ने गवर्नर की तैनाती कर दी, इलेक्शन कमीशन के अंदर मेंबरान जो है वो पूरे हो गए। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत आइनी बहरान में से निकलती हुई नज़र आती है। ये जो साफ़ी साहब ने बात की, मेरे ख्याल में वो कलीदी नुक्ता है, उसको ज़रा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। जो आपका ओरिजिनल सवाल भी है कि इमरान खान का दबाव और हुकूमत अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं है तो वो दबाव कितना कारगर होगा। देखिए, इस वक्त इमरान खान जो है वो KP के अंदर जलसे कर रहे हैं, वो KP के अंदर महदूद है। अगर आपने पाकिस्तान में हलचल मचानी है तो आपको पंजाब को स्टेयर अप करना होगा। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च के बाद जो पंजाब के अंदर रद्दअमल आया, उसके बाद तो मुकम्मल तौर पर वो कन्फाइन हो गए हैं KP में जलसा करना ऐसे ही है इमरान खान की तरफ से कि जिस तरह मरीम नवाज़ पंजाब के अंदर जलसे करे, वो कहीं पर भी खड़े होकर बड़े जलसे कर सकती है, वहाँ पर कुछ भी बात कर सकती हैं। तो इमरान खान को अगर दबाव बढ़ाना है, हकीकी मानों में सड़क को गर्म करना है, तो KP की सड़क को गर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पर तो उनकी अपनी हुकूमत है। असल मामला पंजाब का है। और साफी साहब, आपको नहीं लगता कि ज़ाहिर लॉन्ग मार्च में उस तरीके से लोग नहीं निकले, मगर अब जो पंजाब के सदर थे शफकत महमूद साहब, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं कि एक नए कॉम्बिनेशन के साथ इमरान खान साहब आने वाले दिनों में जब महंगाई का प्रेशर होगा, एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं? ये हमारी मुसीबत ये होती है कि हम सिर्फ जल्द से जुलूस इन चीज़ों पे तवज्जो मरकूज़ करते हैं। आज पेशावर के अखबारात में एक ख़बर छपी है और उसके साथ कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने साल से इनकी हुकूमत है, 2013 से इनकी हुकूमत है। 2013 तक क़याम पाकिस्तान से लेके 2013 तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 97 अरब रुपए की मकरूज़ थी। आज इमरान खान और महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा को कितने का मकरूज़ बनाया है? 887 अरब रुपए का। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सूबा उन्होंने, हालांकि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों का शेयर इतना बढ़ गया है कि उसमें मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप देखें कि कहाँ 97 अरब रुपए और कहाँ 887 अरब रुपए। दूसरा, इस वक्त जो तलत साहब ने बात की कि असल पंजाब है, अब ये भी मेरे ख्याल में माजी करीब की जितनी मैं जानता हूँ तारीख़ का, तो शायद इमरान खान पहला लीडर है जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए BBA किया। वो सूबा तो गफ्फार खान और इन जैसे लोगों का सूबा था जो खुशी से जेलों में जाते थे। फिर इस वक्त वहाँ पे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए इस हवाले से भी मुसीबत बने हुए हैं, रोज़ाना चरसी तिक्का और यहाँ से 400 बंदों का खुराक और 2100 रुपये फ़ी किलो वो गोश्त का है आजकल वहाँ पे मटन का। ये उधर आता है जब इमरान खान उधर ठहरे हुए हैं, महमूद खान उनकी खिदमत से फारिग नहीं होते, सेक्रेटरी उधर है, वज़ीर उधर हैं, और फिर उनका सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की यही तवज्जो कि इमरान खान के लिए आज इधर जलसे का अहतमाम करे, कल उधर जलसे का अहतमाम करे। तो मेरे ख़्याल में ये मामला ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा। और ये बात ठीक है कि हुकूमत अब अपने आप को संभाल रही है, जिस तरह बाकी तयनातियाँ हो गई। अब मसलन खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक गवर्नर नहीं था, तो वो सिर्फ मेरे ख़्याल में JUI का मामला बाकी है। बाकी जमातें मियां इफ्तिखार हुसैन साहब के नाम पे मुत्तफ़िक हो गई हैं और जल्द उसका तकर्रुर भी हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि महंगाई और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन हवास बाख्तगी वो PTI की साइड पे बढ़ रही है और हुकूमत की साइड पे स्टेबिलिटी इसलिए आ रही है कि ये IMF की शराइत मानना भी हुकूमत को मोहलत देने की एक शर्त में शामिल थी, तो वो शर्त तो उन्होंने मान ली है। आज शफकत महमूद से आगाज़ हुआ है, आप देखते रहिए, ये पार्टी 90% किसी और की दी हुई है, और जब वो छीनना चाहेंगे तो फिर सिर्फ इमरान खान का 96-97 की तरफ सिर्फ फ़ैन क्लब रह जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अवाम के लिए कितनी मुश्किलात आने वाली हैं और क्या वाकई हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और क्या हुकूमत यहाँ से बहरान से निकल सकती है, इस पर मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। हुकूमत ने कल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक हफ्ते के वक्फे के बाद एक बार फिर 30 रुपये का इजाफा कर दिया है, और हुकूमत अपने फैसले का जवाब दिया है कि इससे वक्ती महंगाई तो आएगी, लेकिन IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए ये इकदाम नागुज़ीर हैं और कुछ अरसे के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आज स्टॉक मार्केट में
923 पॉइंट्स की मंदी रही। आज इंटरबैंक में रुपए की कदर भी 33 पैसे कम हुई, जिसके बाद डॉलर की कदर 197 रुपए 59 पैसे से बढ़कर 197 रुपए 92 पैसे हो गई। महंगाई बढ़ने के असरात आज पीबीएस के जारी करदा आदादोशुमार में भी नजर आए हैं, जहां एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2% का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा हफ्ते महंगाई की शरह में ये इजाफा 20% रहा है और महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है। यानी अवाम पर बहुत सख्त वक्त आएगा, मगर हुकूमत का दावा है कि चंद माह बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकेगा? क्या हुकूमत के पास पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के अलावा भी कोई चारा था? इस पर बात करेंगे। वो माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी राय को नून लीग हो या तहरीक इंसाफ दोनों ही मोतबर ख्याल करते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है इस मुल्क में जो मईशत है उस पर बहुत सियासत होती है, माज़ी में नून लीग भी करती थी, अब तहरीक इंसाफ भी कर रही है, मगर आप समझते हैं कि जितना इजाफा एकदम किया है इस हुकूमत ने, इसके अलावा वाक़अतन कोई चारा था कि IMF का प्रोग्राम भी हुकूमत बहाल करा लेती और ये इजाफा भी ना करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक बहुत अहम सवाल किया है। इस वक्त हम ऐसे रास्ते पे आ खड़े हुए हैं कि जो भी रास्ता हम इख्तियार इसके बात करें वो मुश्किलात हैं उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा रास्ता ऐसा है जो आगे चलकर हमें कुछ बेहतर नतीजे देने की उम्मीद पैदा कर सकता है। मेरा अपना अंदाजा ये है कि चूंकि बाहर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और अब आप ये देखिए कि तेल की कीमत तो आज तकरीबन $117 फी बैरल तक पहुंच गई है, तो तेल पर सब्सिडी देना, खास तौर पे पेट्रोल पर, मोटर स्पिरिट पर, जिसकी कंजम्पशन 70% बड़ी गाड़ियों में होता है, तो वो नामुनासिब था। और मैं समझता हूं कि हुकूमत ने कुछ वक्त ज्यादा लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता कर लेते, 10-15 रुपए हर 2 हफ्ते बढ़ाते तो बेहतर होता। अलबत्ता ये 60 रुपए का इजाफा हो चुका है और अभी भी कुछ गुंजाइश रह गई है सब्सिडी में। अगर आप ये नहीं करते तो होता ये कि जो अनसर्टनिटी इस वक्त कायम हो चुकी थी और पिछले कुछ दिनों से आपके रुपए के कदर में तेजी से कमी आ रही थी, IMF आपसे बातचीत करने के लिए पूरी तौर पर तैयार भी नहीं था। आगे आपका जो नेगोशिएशन है वो आगे नहीं बढ़ रहे थे और खतरा ये मौजूद था कि आपके रिजर्व्स जब खत्म होते जाएंगे तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल सिलसिला हो सकता है। तो अब इन्होंने ये किया है तो हो सकता है कि IMF वापस टेबल पे आए, बजट पे बातचीत करके एक तय कर लें टारगेट्स, और इंशाअल्लाह जून के महीने में आगे चलकर कुछ माशी हालात में ठहराव कुछ हद तक आना शुरू हो जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। और हुकूमत ये कह रही है कि ज़ाहिर चंद महीनों की मुश्किलात होंगी और उसके बाद मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा, मगर ये जो चंद महीने हैं इसमें आपको लगता है कि महंगाई कहीं 20% से भी ऊपर ना चली जाए और आवाम के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, और जो इस्तेहकाम आएगा उसमें लगता है आपको आवाम को कोई रिलीफ हुकूमत दे पाएगी इस आखिरी साल में? ये भी आपका बहुत अहम सवाल है। हमने रिसर्च की है और मैं और मेरे शागिर्दों ने बहुत घंटे लगाए हैं। हमने ये देखा है कि जब आप पूरा सब्सिडी हटा देंगे, 60 से 70 रुपए कम से कम आपको बढ़ाना पड़ेगा कीमतें, जिसमें से आपने 60 रुपए बढ़ा दिए हैं, और बिजली की जो निर्ख है उसको आप 8 रुपए बढ़ाने चले हैं। अगर ये 2 चीजें हो जाती हैं, एक तो हो चुकी है और शायद आने वाले दिनों में बिजली की भी निर्ख जो है 8 रुपए बढ़ा दी जाएगी। हमारा एस्टिमेट ये है कि ये दोनों चीजें होने के बाद मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा एस्टिमेट ये है कि अफरात ज़र की रफ्तार 23% तक पहुंच सकती, यानी कि 9% तकरीबन इजाफा इस वक्त 13.8 के करीब है मई के महीने में। तो ये नुमाया तौर पर अफरात ज़र में आने वाले साल और जून के महीने में होगा। इस बात का हमें अफसोस तो जरूर है। पाशा साहब, 23% का महंगाई में इजाफा हो, शरह सूद पहले ही 14.25% पर पहुंच चुकी है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि महंगाई बढ़ेगी तो उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा, तो जितनी डिमांड कम होगी इन तमाम इकदामात के बाद,
तो मईशत की तरक्की कहाँ रह जाएगी? 2-3% तक नहीं आ जाएगी नीचे? एक और चीज जो बहुत परेशान कुन है कि IMF से जो बातचीत हो रही है उसमें हमें ये अंदाजा मिल रहा है कि हुकूमत शायद अपने करंट खर्चों को ज्यादा कम करने के बावजूद बजाय इनफैक्ट वो हमारे डेवलपमेंट के अखराजात को कम करने चाहिए। तो ये नामुनासिब है, बहुत ही नामुनासिब है। इससे अगले साल की रफ्तार शरह-ए-नमू की मुतासिर होती है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी अगले कुछ सालों के लिए नहीं बढ़ती है, तो इससे बहुत नुकसान होता है। तो ये 3-4 चीजें एक वक्त पर जब होंगी, सूद में इजाफा, आपके कीमतों में खास तौर पे इनपुट्स में कीमतों में इजाफा, और तीसरी तरफ आपके डेवलपमेंट के अखराजात में कमी, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगले साल अगर शरह-ए-नमू 3% तक पहुंच जाए तो बहुत मुनासिब होगा इन हालात को देखते हुए। मतलब अगर ये सारी सूरत हाल 23% की महंगाई, तरक्की की शरह सिर्फ 3% रह जाए, इस सूरत के बाद क्या कम अज़ कम और इस कुर्बानी के बाद ये तस्वुर किया जाए कि जो एक डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल पैदा हो गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस के ख़तरा पैदा हो गया था, वो नहीं रहेगी? IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इतनी अरेंज हो जाएगी कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं होगा? वो इन चीज़ों पर मुनस्सिर है। सबसे पहले तो ये कि आपका IMF के प्रोग्राम फ़ौरन बहाल हो जाए, आपके जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक वगैरह, जो भी उनकी कमिटमेंट्स हैं वो पूरा करना शुरू कर दें। अभी तो काफ़ी हद तक पैसा रुक गया है। और सबसे अहम 2-3 और चीज़ें, एक तो ये है कि पाकिस्तान को कोशिश करके अगले साल अगर IMF की छतरी मौजूद हो तो $10 अरब की रोल ओवर की ज़रूरत है कर्ज़ों में। हमारी ज़रूरत जो है कुल अगले साल हुकूमत ने खुद वाज़ेह किया है, तकरीबन $37 अरब की ज़रूरत है, $37 बिलियन। तो अगर उसमें से $10 अरब की रोल ओवर हो जाता है, हमारे दरामदाद में मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ से अगर 6 से 8 अरब, कम से कम $8 अरब की कमी आ जाती है। मैं तो बस कोशिश ये चाहता हूं कि की जाए कि $12 अरब यानी कि हर महीने $1 अरब की कमी हो, तो इंशाअल्लाह ये $37 अरब हम शायद पूरा कर पाएंगे। इस वक्त जो पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा परेशान कुन है। आपके पास कुल रिजर्व्स $10 अरब से भी कम रह गए। ये वही हाल है जो 2017-18 के एंड में था, जबकि तिजारती खसारा आसमान तक पहुंच चुका था, मगर उस वक्त हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स $20 अरब की थी। अब जो है अगले साल $37 अरब की जरूरत है, और ये बेइंतहा परेशान कुन बात जरूर है। बहुत शुक्रिया भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अवाम के लिए एक मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।